नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज से, साथ ही रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटीज से, साथ ही आइकोशिया के सुधीर अग्रवाल भी आगे होंगे जो कॉटन के एक मार्केट पर बात करेंगे, और डीडी कॉटन के MD अरुण शेख सरिया साहब भी होंगे। अब चारों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन सी है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां फेड के बयान लगातार सख्त बयान आ रहे हैं और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही कि मई की बैठक में फेड आधे % तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इस वजह से आज सोने चांदी पर दबाव है। चांदी तो 800 रुपए से ज्यादा टूट चुकी है। गोल्ड में भी 250 रुपए तक की कमजोरी यहां पर दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो चीन के शहर शंघाई में अब 9 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है, जिससे क्रूड की डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है। यह खबर क्रूड के लिए काफी अहम एक अपडेट है, जिससे आज क्रूड में 3.5 से 4% तक की गिरावट दिख रही है। वहीं नेचुरल गैस को लेकर यूएस में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते सर्दी ज्यादा रहेगी और हीटिंग डिमांड के तौर पर नेचुरल गैस की मांग मजबूत रह सकती है। उससे यहां पर फायदा हो रहा है। कॉपर की बात करें तो कॉपर आज पूरे ही बेस मेटल्स पैक में सबसे ज्यादा कमजोर है। करीब 1% की गिरावट यहां दिख रही है। 810 रुपए तक भाव MCX पर फिसल चुका है। खबर यह है कि पेरू में माइनिंग एक्सपेंशन की कोशिश हो रही है। लगातार प्रोटेस्ट के बाद भी वहां पे माइनिंग के विस्तार की कोशिश हो रही है, जिससे यहां पर लग रहा है कि सप्लाई बढ़ेगी और दबाव दिख रहा है। जिंक की बात करें तो सप्लाई की चिंता से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। निकेल एक ऊंचे एनर्जी कॉस्ट से सप्लाई आगे भी कम रहने की संभावना है। ऑलरेडी कई सारी दिक्कतें हैं सप्लाई डिसरप्शन को लेकर। जो स्थिति है रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से वो जस के तस है। इस वजह से भी यहां पर दबाव ही यहां पर सपोर्ट मिल रहा है कीमतों को। वहीं एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल, जहां पे प्लांटेशन कम होने की खबर आ रही थी, पानी की कमी की वजह से किसान इस बार प्लांटेशन कम करने वाले हैं, उससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख रही है मेंथा में। कॉटन की बात करें तो लगातार घरेलू बाजार में रिकॉर्ड स्तर बना रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में आइस कॉटन करीब 11 साल की ऊंचाई पर है। जून 2011 के बाद के ऊपरी स्तरों पर है। जिस तरह से सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहे हैं, घरेलू इंटरनेशनल डिमांड काफी मजबूत है, उसका फायदा यहां पर कॉटन को मिल रहा है। हल्दी की बात करें तो नई हल्दी की आवक लगातार बढ़ती जा रही है और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं दिख रही, यानी नॉर्मल एक्सपोर्ट है। जीरे की बात करें तो एक्सपोर्ट में कमी है। जो अप्रैल से जनवरी तक के जो आंकड़े आए थे उसमें तो 23% तक कम एक्सपोर्ट के नंबर्स आए थे, उससे यहां पर दबाव बना है। धनिया की बात करें तो आवक यहां पर भी बढ़ गई है। धनिया की आवक अब मंडियों में बढ़ रही है, नई आवक, उससे यहां पर ऊपरी स्तरों पर दबाव है। हालांकि आज के सत्र में तीनों ही काउंटर में एक रेंज में ही, तीनों ही मसालों में रेंज में कारोबार दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो 15 से 20% कम एक्सपोर्ट का अनुमान है। यह खबर है कैस्टर को लेकर। चलिए, तो कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको दिन भर नजर रखनी चाहिए और अपने ट्रेड सेटअप को उस हिसाब से बना सकते हैं। हमारे साथ रविंद्र जी और अनुज गुप्ता बने हुए हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले कच्चे तेल को लेकर जिस तरह से गिरावट बढ़ी है, 3.5 से 4% की गिरावट फिलहाल दिख रही है, आपको लग रहा है दिन ढलने के साथ ये गिरावट और बढ़ेगी और कितनी गिरावट और यहां से आ सकती है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। यस, जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि क्रूड एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड करेगा, क्योंकि देयर आर मिक्स फैक्टर्स। जैसे आपने बताया कि चाइना में कोरोना वायरस के फ्रेश रिसर्जेंस को लेके थोड़ी सी लॉकडाउन की चिंता बढ़ गई है और इनफैक्ट वहाँ पे लॉकडाउन लगा भी है, तो उससे डिमांड को लेके थोड़ा सा वरी है। तो आई थिंक उसके वजह से थोड़ा सा क्रूड दबाव में है। प्लस डॉलर इंडेक्स में हमने एक अपमूव देखा है, क्योंकि जैसे अगेन आपने बताया कि फेड की जो एक्सपेक्टेशन है अगेन कि फेड माइट गो फॉर एग्रेसिव रेट हाइक, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत सेंटिमेंटली क्रूड में हमने एक फॉल देखा है। इनफैक्ट सारे कमोडिटीज में एक छोटा फॉल है। बट इसका जो क्रूड में जो अंडरलाइंग है, आई थिंक वो अभी भी बुलिश है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो टेंशन है वो अभी भी इंटैक्ट है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए, और जैसे हमने पिछले वीक में कहा था कि 105 से लेके $115 के बीच में WTI ये रेंज में ट्रेड करेगा, और अभी इट इज समवेयर इन द मिड $110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से और थोड़ा सा डाउन साइड दिख सकता है। अगर MCX की बात करें तो MCX में अराउंड 8,350 से लेके 8,280 तक के लेवल्स पॉसिबल है, लेकिन वहां पर एक सपोर्ट आएगा इसमें और फिर से एक बाउंस बैक आ सकता है।
बट अदरवाइज आई थिंक एक ब्रॉड रेंज ही कंटिन्यूड रहेगा अंटिल थोड़ा सा मिक्स्ड फैक्टर्स है। तो मेरे हिसाब से अराउंड 8,500 के आसपास बेचना चाहिए, 8,600 का स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि वो ब्रेकआउट जोन है, और नीचे में 8,280 250 के आसपास आता तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी भी एक ब्रॉड रेंज बना रहेगा क्रूड में। ओके ओके, चलिए अनुज जी, अब आप बताइए 8400 के नीचे भाव है एमसीएक्स क्रूड में। आप यहाँ से क्या ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे, क्या बेच ले करंट लेवल पर? मोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, डेफिनेटली जो फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द नाइट, थोड़ा सा वीकनेस क्रूड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शंघाई में लॉकडाउन की बात चल रही है, वो थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंटल को चेंज कर सकता है। हालांकि लास्ट वीक हमने यूएस की जो इन्वेंट्रीज देखी थी वो काफ़ी ड्रॉ डाउन थी, मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे जो अगर लॉकडाउन लगता है तो जो क्रूड की डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। हालांकि भारत के अंदर एविएशन सेक्टर की तरफ से कुछ फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं, तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ेगी, मगर साथ साथ वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि एक करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि नीचे जो क्रूड के लेवल्स हैं, $108 $112 के बीच मार्केट रह सकता है। बिकवाली के लिए हमें लगता है एमसीएक्स में भाव ऊपर अगर 8,450 8,400 के आसपास आते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे में 8,150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 8,750 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो बिकवाली का ट्रेड क्रूड में इंट्राडे के लिए, और साथ में नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। मार्केट में दोनों में ही थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, यानी दबाव दोनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ से आपको बेच कर ही जाना चाहिए और क्रूड नीचे में और थोड़ी यहाँ से नरमी आ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ पर चांदी ज़्यादा गिरावट दिखा रही है। रविंद्र जी, चांदी में क्या लग रहा है? चांदी आज तेज़ गिरावट दिखा रही है, करीब करीब 800 रुपये टूट चुकी है। क्या दिन के दौरान और यहाँ पर गिरावट आपको बढ़ती दिख रही है? और अगर किसी ट्रेडर को यहाँ पर अगर ट्रेड करना है तो बेच दे, क्या ट्रेंड के साथ जाएं? बिल्कुल, एक्चुअली आज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। अगेन थैंक्स टू द डॉलर इंडेक्स में हम क्लोज टू 100 लेवल्स के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसका प्रेशर आ रहा है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से नीचे के लेवल पे सपोर्ट आएगा फिर से सिल्वर और गोल्ड में, क्योंकि जो बॉटम लाइन है वो अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी भी बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि एनी टाइम लोअर लेवल्स पे सपोर्ट आ सकता है। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यस, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक बिकवाली का रुझान लग रहा है आज के सेशन में। इसमें गोल्ड में आप 51,600 51,650 51,700 का एक रेजिस्टेंस है, उसका ब्रेकआउट है। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में अराउंड 69,000 का एक ब्रेकआउट जोन है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये होल्ड है तब तक दोनों में ही, गोल्ड सिल्वर दोनों में ही अगर उछाल आता है तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। सिल्वर में 67,950 का एक सपोर्ट है, वो इमीडिएट टारगेट लग रहा है। अगर उसे ब्रीच करता है तो फिर नीचे में 67,400 के आसपास आ सकता है, जो कि बहुत अच्छा बाइंग जोन होगा। और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अराउंड 51,400 तक का एक सपोर्ट जोन है, उसके नीचे अगर निकल जाता है तो फिर और थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। बट मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक आना चाहिए उस लेवल से। सो सेल ऑन राइज शुड बी द स्ट्रेटेजी जब तक कि ब्रेकआउट जोन इंटैक्ट है। जब तक ब्रेकआउट जोन बचा हुआ है तब तक आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करना है। अनुज जी, आप क्या सलाह देंगे? क्या आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाना चाहेंगे कि आपको भी बेचना ही पसंद है आज? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फंडामेंटल फैक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो जियोपॉलिटिक का टेंशन अभी भी इंटैक्ट है, और हमने जो डेवलपमेंट देखा है कि वहाँ पे जो ट्रूप्स हैं वो बढ़ते हुए दिखे हैं। दूसरी तरफ आप टेक्निकल साइड से जाएंगे तो लास्ट वीक गोल्ड सिल्वर दोनों ही पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखाई दिए थे। इनफैक्ट गोल्ड का भाव ऊपर में $1,930 के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया था, और सिल्वर भी $25 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि आज थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। गोल्ड में पर्टिकुलर 52,000 के आसपास, मीन्स ऑलमोस्ट करंट रेट के आसपास मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 51,750 का रहेगा, टारगेट 52,400 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 68,000 के आसपास खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 67,200 का, टारगेट 69,000 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो जो करेंसी डेप्रिशिएट हुई है उससे काफ़ी हद तक जो डिमांड है वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर बुलियंस में शिफ्ट हो सकती है। और इंटैक्ट अभी भी देखें तो जियोपॉलिटिकल का टेंशन है, जिसका असर अभी भी गोल्ड सिल्वर पर आ सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बट मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए।
ओके अनुज जी, आपने गोल्ड को किस लेवल पे बाइंग की सलाह दी है? गोल्ड मैंने दिया है जून कॉन्ट्रैक्ट 52,000 में। ओके 52,000 पे, यानी बाई ऑन डिप्स। दोनों जानकारों को लगता है कि यहाँ डिप तो मुश्किल डिप संभावित है और लग रहा है कि नीचे आएगा भाव, लेकिन अनुज जी का मानना है कि जब भाव नीचे आए तो वहाँ पर आप खरीदारी करके ही जा सकते हैं। वहीं रविंद्र जी चाह रहे हैं कि आप ऊपर की तरफ बेचें, जब यहाँ से और गिरावट थोड़ी कम हो जाए तो ऊपर के भाव पर आप बेचने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि रेंज में ही कारोबार हो रहा है, लेकिन कॉपर कमजोरी ज़्यादा दिखा रहा है, करीब करीब 0.25% की गिरावट है, 813 के आसपास है। कॉपर में क्या सलाह देंगे रविंद्र जी? वेल कॉपर में 809 807 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगेन जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखा है, तो उसकी वजह से सारे ही कमोडिटीज इंक्लूडिंग बेस मेटल्स पे हम एक हल्का सा डाउनसाइड देख रहे हैं। बट पिछले कुछ सेशन से कॉपर ने 809 807 का जो लेवल है उसे होल्ड किए हुए है और उसके नीचे क्लोज अभी तक आया नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये होल्ड है एक अपसाइड पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर 807 के नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो फिर हम फिर से एक बार 795 94 तक के लेवल देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। यहाँ पे शॉर्ट करना तो रिस्की है क्योंकि सपोर्ट के पास में है, तो एक पुल बैक के लिए बाई कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 807, लेकिन उसके नीचे जाता है तो फिर रिवर्स करना चाहिए पोजीशन। और इसके अलावा आई थिंक जिंक एक अच्छा पिक लग रहा है आज के सेशन में। जिंक में हमने एक कंटिन्यूस अपमूव देखा है, तो मेरे हिसाब से 336.50 336 जब तक होल्ड है आई थिंक एक अपमूव आ सकता है इसमें भी। 338 से लेके 339 तक के अपसाइड पॉसिबल है। तो जिंक में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लग रहा है। कॉपर में जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट के पास में है, तो आई थिंक एक बाई का ट्रेड ले सकता है अंटिल 807 होल्ड्स ऑन द क्लोजिंग। कॉपर और जिंक दो ट्रेड रविंद्र जी की तरफ से। अनुज जी, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड मेटल में आज? मोहन जी, मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं समवेयर अराउंड 810 811 मींस करंट रेट से 2 रुपए मार्केट नीचे आता है तो खरीदारी का ट्रेड ले। 800 दिन का स्टॉप लॉस अगर टारगेट 819 822 तक देखने को मिल सकता है। अगर आप पिछले हफ्ते के ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड रहा था और 810 के आसपास से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि अगेन हम सपोर्ट के आसपास खरीदारी प्रेफर करेंगे। इन्वेंट्री साइड अगर जाएं तो एलएमई पे इन्वेंट्री अभी भी काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। तो बेस मेटल में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर एक नंबर पे रहेगा, फर्स्ट नंबर पे, जहां पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे मुझे लगता है कि एल्युमिनियम को ले सकते हैं, जहां पर हम करीबन 288 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लें। ऊपर में 284 285 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेस मेटल में हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी कॉपर और एल्युमिनियम में। कॉपर और एल्युमिनियम दो टॉपिक अनुज जी की तरफ से बेस मेटल्स में है। 819 का टारगेट है कॉपर को लेकर और 285 रुपए तक जा सकता है एल्युमिनियम, ऐसा लगता है अनुज जी को। चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में आज क्या सलाह देंगे रविंद्र जी? नेचुरल गैस में विश्व मोहन जी, जैसे हमने पिछले वीक में भी कहा था कि एक बहुत ही बड़ी ब्रेकआउट आई है और पिछले वीक में हमने अपने दर्शकों को जिन्होंने सवाल पूछा था उनको एग्जिट करने का सुझाया था टुवर्ड्स 420 418 और अभी अराउंड 430 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट 433 के आसपास हाई लगा के आया है। मेरे हिसाब से मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि यूएस में कोल्ड वेदर का एक्सपेक्टेशन है, प्लस जो रशिया के साइड से जो टेंशन चल रही है, जब से रशिया ने कहा है कि जो अनफ्रेंडली कंट्रीज है उनको रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा फॉर गैस परचेजेस। तो आई थिंक वहां से नेचुरल गैस को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मेरे ख्याल से जब तक की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, नेचुरल गैस में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि 2-3 दिन से कंटिन्यूअस एक अपमूव देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि 426 425 तक एक बार प्राइसेस नीचे में आए। आई थिंक दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 440 तक के लेवल्स पॉसिबल है इसमें। और अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है 440 के ऊपर, तो फिर 470 475 तक भी जा सकता है। तो आई थिंक फ्रॉम इंट्राडे पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम पोजिशनल पर्सपेक्टिव नेचुरल गैस में डिप में बाई करके चलना चाहिए। और हमें लगता है कि इसमें एक बहुत ही एक फास्ट रैली आ सकती है। तो आई थिंक बाय इन डिप शुड बी द स्ट्रेटजी। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ ट्रेंड के साथ जाने की सलाह है और अगर आपको ट्रेड करना है तो खरीदारी करके जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉटन की, जहां एमसीएक्स कॉटन लगातार नए रिकॉर्ड छू रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी है डीडी कॉटन के, साथ ही सुधीर अग्रवाल जी भी हैं, ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हैं। सबसे पहले अरुण जी, कॉटन की ये रैली रुक नहीं रही है, क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको दिख रही है और जो करंट तेजी आपको लग रहा है फंडामेंटल के मुताबिक चल रही है? देखिए, लास्ट एक हफ्ते के अंदर बाजार का रुख जो है, बाजार के जो प्राइसेस है, ये नहीं करके भी कम से कम आज
10,000 रुपए के तेजी में हुआ है। आज लास्ट मंडे को भाव था 82,000 आज भाव चल रहा है 88,000-90,000 के बीच में। और आइस जो है, आइस 15 दिन के अंदर 115 से लेके 140 सेंट हो गए। तो इसको अगर आप फंडामेंटल तेजी बोलोगे तो एकदम गलत होएगा। देयर इज नो फंडामेंटल इन दिस, क्योंकि आज इंटरनेशनली टेक्सास के अंदर ड्राउट हुआ था। टेक्सास में ड्राउट की संभावना है, कोई ड्राउट है नहीं, संभावना है, उसके कारण बाजार बढ़ा है, ठीक है। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई संभावना है नहीं, हिंदुस्तान के अंदर क्रॉप के फिगर्स भी आ गए, हिंदुस्तान के अंदर कंजम्पशन का भी फिगर भी आ गए, जो कमती होने की संभावना पूरी है नेक्स्ट 6 महीने के अंदर। एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, इंपोर्ट पोसा नहीं रहा है, तो फंडामेंटली देयर इज नो रीजन द मार्केट जो अभी पहुंचा है 82,500 का भाव पहुंचा है, उसका कोई फंडामेंटल कारण नहीं है। बट आज अगर किसके पास माल पड़ा है उसको नहीं बेचने का है। आज फार्मर है, फार्मर के पास 20 लाख का कपास पड़ा है, उसको बेचना नहीं है। वो 9,000 से चालू किया था, 9,000 बेचूंगा, 10,000 किया, 11,000 किया, अभी 12,000 की भाव कर रहा है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है जी कि भाई आज लोग माल क्या टॉप क्या बनाएगा और क्या बॉटम बनाएगा। बट एक बात पक्की है कि इस साल, पूरे साल के अंदर जितने फार्मर लोगों ने जो कमाया है और जितना फार्मर लोगों ने जो कंट्रोल किया मार्केट को पिछले, मतलब मेरे को कभी याद नहीं है कि पिछले 20, 30, 40 साल में फार्मर लोगों ने इतना कंट्रोल किया बाजार में। तो मैं एक तरफ से बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का फार्मर बहुत अच्छा पैसा बना रहा है। एक तरफ से दुख की बात भी है कि जो वैल्यू चेन है डाउन द लाइन, कंप्लीट वैल्यू चेन, दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। आज हिंदुस्तान के अंदर इतने अरबों रुपया खर्चा करके वैल्यू चेन खड़ी हुई है, उसका ब्रांड बनाया, उसका इंटरनेशनल में एक्सेप्टेबिलिटी आई है। बट मार्केट्स अभी वो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड अपने मार्केट लूज हो जाएंगे बिकॉज पाकिस्तान इज मोर चीपर, बांग्लादेश इज मोर चीपर देन इंडिया। आज इंडिया में अपना पावर भी चीप नहीं है, आपका लेबर भी चीप नहीं है, जो एक सस्ती थी वो रुई है, वो भी अभी महंगी हो गई, तो ये बचा क्या इंडस्ट्री के लिए। सर अब इतने भाव बढ़ गए, कई मिलों से भी बात होती है तो वो लोग बता रहे हैं कि बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनके पास स्टॉक अब बहुत कम है या इतने महंगे कॉटन को कैसे खरीदे। तो क्या तरीका है, इंपोर्ट ड्यूटी क्या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए अब इस पे? सर आप इंपोर्ट ड्यूटी के सब लोग रोना गा रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कमती हो भी गई, निकल भी गई, तो कौन सा आपका जहाज बाहर खड़ा है हिंदुस्तान के भी इधर भर भर के आ जाएगा। आज हिंदुस्तान, आज इंटरनेशनली शिपमेंट के अंदर 2 से 3 महीने का बैकलॉग चल रहा है। आज अगर माल आ भी गया हिंदुस्तान में, इंपोर्ट की दाखला ये थी कि भी 14 लाख, 13 लाख, 14 लाख आठ आ जाएगी, तो अक्टूबर सितंबर तक आपकी 25 लाख आठ का हो सकता है, एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 10-11 लाख से ज्यादा इंपोर्ट होने की संभावना नहीं है। बट हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी जाने से एक बात पक्की बात है कि एक सेंटिमेंटल चेंज हो जाएगा, सेंटिमेंट हो जाएगा कि आज मिलों को आगे की रुई लेने में, जैसे अगस्त शिपमेंट है, जुलाई शिपमेंट है, सितंबर शिपमेंट है, वो लेने के लिए उनके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई हम फॉरेन की रुई ले सकते हैं। आज तो वो भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं ये 11% की जो तलवार है, ये आज अगर मेरे को इंपोर्ट करना है, मेरे को भाव बहुत अच्छा लग रहा है, पर मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर 11% नहीं लगा तो मेरे जेब से जाएगा रुपया। तो एक वो फर्क पड़ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी घटने से लॉन्ग टर्म के लिए एक सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए एक ऑप्शन रहेगा मिलों के पास कि भाई ये रुई हमको, दूसरा एक और रुई हम खरीद सकते हैं। ओके, चलिए हमारे साथ सुधीर अग्रवाल जी भी है। सुधीर जी, क्या ग्राउंड पर क्या स्थिति है कॉटन को लेकर? नमस्कार विश्व मोहन जी। जैसा कि हमने एकोशिया अपने सदस्य के लिए हर समय हम चूंकि आयल मिल चलाते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस साल की क्रॉप के फिगर क्या है। अभी विभिन्न प्रकार के मैसेज आते हैं। हमने पहले ही 3 महीने पहले हमारे एकोशिया न्यूज लेटर में दे दिया था कि इस साल क्रॉप 2,278 लाख काट से ज्यादा नहीं आएगी, किंतु अभी हम देखते हैं कि अभी तक, अभी कल परसों तक भी फिगर आ रहे 2,29 लाख गठान की अभी तक अराइवल हुई है। अभी भी हमें जो 2,78 लाख दिखती है वो भी पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। इस साल हमारे यहाँ कम से कम 25 से 30% कॉटन की क्रॉप की बहुत ज्यादा कमी थी। इसकी वजह से ही कॉटन में तेजी आई, रुई में तेजी आई, ये सारे फिगर है। क्योंकि अगर आज अपन, कई लोग बोलते हैं कि किसानों के पास माल है, पिछले साल कपास का भाव 5500 रुपए था, उसमें किसान ने लाइन लगा के सीसीआई को माल तोला। इस साल 12,500 रुपए का भाव है, फिर भी किसान के पास फिर भी माल नहीं आ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? अपने को मालूम है, अपन भी व्यापार करते हैं कि अगर अपने को थोड़ा सा 500 रुपए ऊपर दे देता तो माल डोल देता। आज इंडिया में 80% किसान गरीब है, वो तो हाथों हाथ माल तोल देता। अब मुश्किल से 10-5% लोग हैं। आज 90% कपास मंडियों में आ चुका है और टोटल आवक 229 लाख गांठ की हुई है और हमारा फिगर 2,18 लाख है। हमें लगता नहीं कि 2,60 लाख भी आप आ जाए। मेरा ये मानना है कि जो भी है फंडामेंटल है। आज अगर इंडस्ट्रीज कॉटन, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाले बोलते हैं कि भी हमें 11% ड्यूटी कम की जाए। अगर 11% ड्यूटी कम करके आप विदेश का माल यहाँ पर ला के
जब माल आएगा अगस्त सितंबर में, जब कॉटन की क्रॉप खड़ी होगी, उस समय जैसा इन्होंने सोयाबीन में किया था, तो अगर जब कॉटन की क्रॉप खड़ी होगी तब आप किसानों को नुकसान देना चाहते हो। मेरा ये मानना है कि 11% की ड्यूटी किसी भी कंडीशन में कम नहीं करना चाहिए। हमें उसकी अपेक्षा, आज अगर अपनी 2 करोड़ 50 लाख गांठ 60 लाख गांठ आई है, तो हमें किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें ज्यादा यील्ड देने के लिए, ज्यादा बिजाई के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि हमारे कोशिश का उद्देश्य क्या, अगले साल 500 लाख गठान का उत्पादन हो, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा इस चीजों में इंटरेस्टेड है। उसको लगता है कि 12,500 रुपये बहुत अच्छा भाव मिला है उसको, तो वो बहुत ज्यादा कपास की ओर आकर्षित हुआ है, और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। जी अगर जी ऐसा जी इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, पर अगर अपन ये देखें कि 2-3-4 महीने अगर अपने को नुकसान हो, तो लॉन्ग टर्म में अगर जी, इंडस्ट्रीज जी। के लिए फायदे की चीज यही है कि इसके अंदर बिजाई के अंदर बिजाई ज्यादा की जाए, किसानों को अच्छा बीज दी जाए। और मैं ये मानता हूँ कि टोटल इस साल बहुत ज्यादा फसल है। मैंने देखा पिछले 6 महीने में आपके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, वो हर समय मिसगाइड करते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि भैया ये किसानों के पास माल पड़ा है। अरे किसानों की कैपेसिटी कितनी सी है? 2-4% लोग अगर किसान को होल्ड कर लेंगे तो क्या होगा उसके पास? मुश्किल से 30-40 लाख गठान हो आएगी। और मुझे लगता है सारी तेजी जो आ रही है फंडामेंटल पे आ रही है। आज अगर ओके, चलिए शेख सरिया साहब से भी बात कर लेते हैं। सर शेख सरिया साहब, ये जो कह रहे हैं कि किसानों के पास बहुत ज़्यादा माल नहीं है, और आपके भी नंबर लगातार नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो नंबर लगातार आए हैं कॉटन प्रोडक्शन को लेकर, और 340 लाख गांठ है, लेकिन बाजार का अनुमान है कि इससे भी काफ़ी कम उत्पादन रह सकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होएगा, क्योंकि ये जो फिगर आए हैं 340 का भी, ये बाजार के आंकड़ों के हिसाब से ही फिगर आए हैं। अभी आज अगर व्यक्तिगत कोई भी पार्टी को, कोई भी लोगों को मतलब इसमें विद्रोह है कि मेरी क्रॉप कमती होएगा, एकदम व्यवहारिक बात है। आज मेरा अंडरस्टैंडिंग और कुछ हो सकता है, अग्रवाल जी का अंडरस्टैंडिंग और कुछ हो सकता है, दूसरे व्यापारियों का अंडरस्टैंडिंग और कुछ हो सकता है। बट बाजार के अंदर एक बात तो पक्का है कि फार्मर के पास माल पड़ा है। आज इनका कहना है कि भी फार्मर माल इतने स्ट्रांग नहीं है कि माल नहीं लेके आएंगे। मेरे हिसाब से फार्मर इतने माल किसानों के पास नहीं है कि वो मार्केट को ड्राइव कर सके। तो इसमें विश्वमोहन जी, मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि एक सेंटीमेंट का फर्क पड़ गया है। आज भले ही 10 लाख गांठ का होएगा फार्मर के पास माल, 12 लाख गांठ का होएगा, जी जी, पर एक सेंटीमेंट ऐसा चेंज हो गया है कि भी बाजार के अंदर माल की स्थिति कमती है, तो वो हिसाब से बाजार तेजी में जा रहा है। ओके, और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी, खबरें इस तरह से लगातार आ रही हैं, वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। शुक्रिया अरुण साहब और सुधीर जी, आपका वक्त कम है, आप लोगों ने वक्त निकाला और कॉटन मार्केट का पूरा आउटलुक समझाया। तो कमोडिटी नाउ को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, और अनुज जी आप दोनों